नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए पार्ट नंबर 16 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थानों और सरकारी एजेंसियों जैसे बैंक, रेलवे आदि द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थानों मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसियों जैसे कि बैंक, रेलवे आदि द्वारा बहुत अधिक मात्रा में बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है यह टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से संबंधित है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थानों और सरकारी एजेंसियों जैसे कि बैंक, रेलवे आदि द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने मतलब हैंडल करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से पूछा गया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से आपने कंप्यूटर फंडामेंटल में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा होगा। कंप्यूटर के टाइप्स 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन के आधार पर। कंप्यूटर का पहला टाइप्स कौन सा होता है, एप्लीकेशन के आधार पर। दूसरा होता है पर्पस के आधार पर और तीसरा होता है साइज के आधार पर। जो कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार हैं, जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं, उनको 3 भागों में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है एप्लीकेशन के आधार पर, जिसमें होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के 3 भाग हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और साइज के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यह साइज के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं। तो जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं, कंप्यूटर के प्रकार हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, एप्लीकेशन के आधार पर, पर्पस के आधार पर, साइज के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस के आधार पर कंप्यूटर के 2 प्रकार हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। लेकिन साइज के आधार पर कंप्यूटर के 4 टाइप्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मतलब साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर, उससे थोड़ा बड़ा कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और साइज में सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। साइज में सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर सबसे स्लो होगा, कम डेटा को स्टोर करेगा, सस्ता होगा। उससे थोड़ा अच्छा कंप्यूटर कौन सा हो गया, मिनी कंप्यूटर, जिसमें स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा मिलेगी, महंगा भी होगा माइक्रो कंप्यूटर से। उसके बाद आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होगा, स्पीड फास्ट होगी, डेटा को अधिक मात्रा में स्टोर करेगा। और सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थानों मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और सरकारी एजेंसियों जैसे बैंक, रेलवे आदि द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए किया जाता है। तो साइज के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं उनके नाम हमें दिए गए हैं। एक ऑप्शन क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, एक है हमारा मिनी कंप्यूटर। तो यहां पर लिखा गया है बहुत अधिक मात्रा में। तो माइक्रो कंप्यूटर तो सबसे छोटा है,
जो कि नॉर्मल यूजर यूज करते हैं। इसके बाद मिनी कंप्यूटर जो कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, जिसमें एक साथ लगभग 100 यूजर वर्क कर सकते हैं, 100 यूजर। और इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें लाखों यूजर एक साथ अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसकी स्पीड फास्ट होती है, महंगा होता है और जिसमें एक साथ हजारों लाखों यूजर अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा, तेज और महंगा कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। वह तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन एक ऐसा कंप्यूटर है, एक ऐसी लोकेशन है जहां से यूजर अपने किसी टास्क को परफॉर्म करता है, अपने किसी वर्क को कंप्लीट करता है, उसे कहा जाता है वर्क स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बैंक, रेलवे जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, जो कि बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस करती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? एमएस एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करता है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करता है। यदि हमें टेबल बनाना है, टेबल पर कैलकुलेशन करना है, कंडीशन को चेक करना है, तो हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है, फाइल, उस फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है बुक1। एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक1 होता है। और एक्सेल में हम जो पेज यूज करते हैं, पेज, उसे कहा जाता है वर्कशीट। पेज को कहा जाता है वर्कशीट, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है शीट1। जबकि एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। वर्कबुक का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक1। जब एक्सेल की फाइल को, मतलब वर्कबुक को सेव किया जाता है, तो इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .xlsx। एमएस एक्सेल की फाइल का या वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस एक्सेल वर्कबुक का या एमएस एक्सेल की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .xlsx। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है? निम्न में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित पूछा गया है और यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमें 4 प्रकार के प्रिंटर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। प्रिंटर से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, साथ ही साथ प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस भी है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर का यूज हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट। प्रिंटर कैसा आउटपुट प्रदान करता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। ऐसा आउटपुट जिसे पेपर पर प्रिंट कर दिया जाता है, कागज पर छाप दिया जाता है, वह कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर की 2 कैटेगरी होती हैं, 2 कैटेगरी। एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की 2 कैटेगरी हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वह होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय अधिक आवाज करते हैं, इनमें साउंड अधिक होता है। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करते हैं, आवाज कम करते हैं। ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज अधिक करते हैं उन्हें बोला जाता है इंपैक्ट प्रिंटर, और ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय कम साउंड करते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर।
इम्पैक्ट प्रिंटर की जो स्पीड होती है स्पीड वह स्लो होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो आउटपुट देते हैं वह आउटपुट लो क्वालिटी का होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का आउटपुट हाई क्वालिटी का होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब वह प्रिंटर जो कि आवाज अधिक करता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब वह प्रिंटर जो कि आवाज कम करता है। कई प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, कई प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। तो चेन प्रिंटर तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन जो थर्मल प्रिंटर है यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर यह सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्मल प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किस माउस तकनीक का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किस माउस तकनीक का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मतलब कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई सॉफ्टवेयर, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, विशेषताओं को देखना है, तो हम माउस की कौन सी तकनीक का उपयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी आइकन है, कोई फाइल है, फोल्डर है, उसकी यदि आप प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो तो आपको माउस से उस पर राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक। माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, और यदि हमें माउस से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करना होता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। आप जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करना चाहते हो माउस से, तो उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कर दीजिए, और यदि कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा आप किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हो तो आप ऑल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हो। इन दोनों ऑप्शन को हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पर। यह हमारे कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। यदि यहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें तो सबसे नीचे लास्ट में हमें एक ऑप्शन दिया जाता है प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज ऑप्शन के द्वारा हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो यदि माउस से हमें किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखना है तो उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं, और यदि हमें शॉर्टकट की से प्रॉपर्टीज को ओपन करना है तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस एंटर को प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्लस एंटर से भी हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस से राइट क्लिक करना होता है और शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स में कौन सी डायरेक्टरी में विशेष डिवाइस फाइल्स होती हैं। लाइनेक्स में कौन सी डायरेक्टरी में विशेष डिवाइस फाइल्स होती हैं। यह क्वेश्चन लाइनेक्स से पूछा गया है। लाइनेक्स में कौन सी डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर, फोल्डर का दूसरा नाम होता है डायरेक्टरी। हमें यहां पर लाइनेक्स की 4 डायरेक्टरी के नाम दिए गए हैं, मतलब 4 फोल्डर के नाम दिए गए हैं, और हमसे पूछा गया है किस फोल्डर में डिवाइस फाइल्स होती हैं। डिवाइस फाइल्स मतलब हार्डवेयर डिवाइस से संबंधित फाइल। यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। लाइनेक्स से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है लाइनेक्स क्या है। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, ओपन सोर्स। लाइनेक्स को लिनक्स टोरवॉल्स के द्वारा, लाइनेक्स को लिनक्स टोरवॉल्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था।
तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। जब हम लाइनेक्स को इंस्टॉल करते हैं तो लाइनेक्स में कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरी भी बन जाती हैं। स्टैंडर्ड डायरेक्टरी मतलब जो लाइनेक्स के द्वारा बना कर दी जाती हैं, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। उसका क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कौन सी डायरेक्टरी में विशेष डिवाइस फाइल होती हैं। आप क्वेश्चन में देखें डिवाइस फाइल और आंसर देखें तो आपको एक डायरेक्टरी दिख रही होगी डेव डायरेक्टरी। डेव डायरेक्टरी मतलब डिवाइस डायरेक्टरी। तो हार्डवेयर डिवाइस से संबंधित जो भी फाइल होती हैं उन्हें किस डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है, डेव डायरेक्टरी में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइनेक्स में जो भी डिवाइस की फाइल होती हैं, हार्डवेयर डिवाइस की फाइल होती हैं, उन्हें डेव डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। यूजर डायरेक्टरी में यूजर के प्रोग्राम स्टोर होते हैं। यूजर से संबंधित जो प्रोग्राम हैं, जो फाइल्स हैं, उन्हें यूजर डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। टेम्प डायरेक्टरी, टीएमपी मतलब टेम्प डायरेक्टरी, टेम्परेरी फाइल स्टोर करती है। टेम्परेरी फाइल को स्टोर करती है टेम्प डायरेक्टरी। और बिन डायरेक्टरी मतलब बाइनरी फाइल्स को स्टोर करती है। बाइनरी फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल फाइल, बाइनरी फाइल या लाइनेक्स की जो कमांड होती हैं उन्हें बिन डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डेव डायरेक्टरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है सॉफ्टवेयर। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो किसी फिक्स कार्य को करते हैं, निश्चित कार्य को करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता, वह कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए थे, हमसे पूछा गया था इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो डॉस तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैली। टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। टैली का यूज अकाउंटिंग वर्क में किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अकाउंटिंग करने के लिए हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या का फैक्टोरियल देता है। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या का फैक्टोरियल देता है। यह क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। एमएस एक्सेल में हम जो टेबल बनाते हैं, जो डेटाबेस तैयार करते हैं, उस पर कैलकुलेशन करने के लिए और कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज किए जाते हैं। एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए और कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा फंक्शन किसी संख्या का फैक्टोरियल देता है। फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यदि हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है 4 का, तो हम 4 से 1 कम करेंगे 3 और इसमें इसका गुणा करेंगे, फिर 3 से 1 कम करेंगे 2, इसमें गुणा करेंगे, 2 से 1 कम करेंगे और इसमें गुणा करेंगे। जिस संख्या का हमें फैक्टोरियल निकालना है
हम उस संख्या में से एक कम करते जाते हैं जो कि 1 तक करना है और इन सभी का आपस में गुणा कर देना है। यह कहलाता है फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24। इसी प्रकार से मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 से 1 कम करेंगे 4, 4 से 1 कम करेंगे 3, 3 से 1 कम करेंगे 2, 2 से 1 कम करेंगे 1, 5 का फैक्टोरियल निकल आएगा। तो एक्सेल में यदि हमें किसी एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्ट फंक्शन होता है फैक्ट। फैक्टोरियल को शॉर्ट में लिखा जाता है फंक्शन के रूप में फैक्ट। एक्सेल में फैक्टोरियल निकालने के लिए, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फैक्ट नाम का फंक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसे हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हमें यहां पर किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो हम इक्वल के साथ फैक्ट फंक्शन को टाइप करेंगे फैक्ट, और यहां पर ब्रैकेट में वह नंबर दे देंगे जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। फैक्ट फंक्शन उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और हमें आंसर दे देगा। तो एक्सेल में फैक्टोरियल निकालने के लिए फैक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फैक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रैम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमें रैम से संबंधित 4 कथन मतलब स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है रैम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा कथन गलत है। रैम क्या है? रैम हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैम हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी। रैम में डेटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। टेम्परेरी। रैम में जो डेटा स्टोर होता है वह टेम्परेरी होता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। जब हम किसी प्रोग्राम को, किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वह रैम में स्टोर हो जाता है। रैम में वह डेटा स्टोर होता है जो करंट टाइम पर सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है। यह हमने रैम से संबंधित कुछ जानकारी समझी। अब हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा रैम से संबंधित गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? रैम सीपीयू द्वारा प्रत्यक्षतः एक्सेसिबल है। रैम सीपीयू द्वारा प्रत्यक्षतः मतलब डायरेक्ट एक्सेसिबल है। तो यह तो सही है क्योंकि जो रैम होती है वह सीपीयू को डेटा उपलब्ध कराती है। रैम में वह डेटा स्टोर होता है जो करंट टाइम पर सीपीयू के द्वारा उपयोग किया जाता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है। सीपीयू के द्वारा जिस डेटा का अभी उपयोग किया जा रहा है वह डेटा रैम में स्टोर होता है। मतलब रैम सीपीयू द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जाती है। तो यह तो सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। यही स्टेटमेंट गलत है। यह हमारा आंसर है क्योंकि रैम तो कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी। और यहां पर क्या लिखा गया है? रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। यह स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर यही है। हम दोनों ऑप्शन को और चेक करते हैं। रैम का उपयोग उस डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। यह स्टेटमेंट भी सही है। और लास्ट क्या है? रैम एक अस्थायी मेमोरी है। रैम एक अस्थायी मेमोरी तो होती है। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि रैम एक सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है, यह स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है, मतलब कम्युनिकेशन मीडिया है, और सिस्टम यूनिट में रखा गया है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस
पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डिवाइस लगी होती हैं, जो भी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट होती हैं, सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसे सिस्टम यूनिट मतलब कैबिनेट के अंदर रखा जाता है। कैबिनेट मतलब सिस्टम यूनिट। आपके कंप्यूटर के साथ एक मॉनिटर होगा और एक मॉनिटर के साथ सिस्टम यूनिट कनेक्ट होगा, यह सिस्टम यूनिट कहलाता है। इस सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड लगी होती है, पावर सप्लाई लगी होती है, हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, कई प्रकार की डिवाइस कनेक्ट होती हैं। तो मदरबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है और सभी डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। मदरबोर्ड में रैम, रोम, सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड, कई प्रकार की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्लॉट होते हैं और जो मदरबोर्ड होती है वह सिस्टम यूनिट के अंदर फिट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी पेन ड्राइव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यूएसबी पेन ड्राइव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पेन ड्राइव से संबंधित। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, और पेन ड्राइव में डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, यूएसबी ड्राइव भी कहा जाता है, पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी कहा जाता है, पेन ड्राइव को कई नाम से जाना जाता है। पेन ड्राइव जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। पेन ड्राइव को यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव भी कहा जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव एक यूएसबी ड्राइव है, फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। पेन ड्राइव को पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। पोर्टेबल मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। हमने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पेन ड्राइव से संबंधित गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है जो आपकी स्टोरेज आवश्यकताओं की देखभाल करने में सक्षम है। तो यह तो सही है। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको आसानी से यहां से वहां मूव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एक पेन ड्राइव में 120 जीबी और इससे भी अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो यह भी सही है। पेन ड्राइव मार्केट में अलग अलग कैपेसिटी की आती हैं, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, उससे ज्यादा कैपेसिटी की भी आती हैं। तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। मोबाइल स्टोरेज डिवाइस मतलब आप इसको आसानी से यहां से वहां ट्रांसफर कर सकते हो, ले जा सकते हो। पोर्टेबल डिवाइस या मोबाइल डिवाइस का मतलब है ऐसी डिवाइस जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो यह तीनों स्टेटमेंट तो सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह एक अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव अस्थायी थोड़ी होती है। टेम्परेरी डेटा को स्टोर कहां करती पेन ड्राइव? पेन ड्राइव तो डेटा को परमानेंट स्टोर करती है, मतलब स्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक अस्थायी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। पेन ड्राइव तो एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी कंप्यूटर मेमोरी है? निम्न में से कौन सी सेकेंडरी कंप्यूटर मेमोरी है? अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित है। हमें 4 मेमोरी के नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है निम्न में से कौन सी एक सेकेंडरी मेमोरी है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी कहलाती हैं जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती हैं जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती हैं। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड स्लो होती है।
प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है, सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है। हमें 4 मेमोरी के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी सेकेंडरी कंप्यूटर मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह तो एक प्राइमरी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कैश मेमोरी, यह भी एक प्राइमरी मेमोरी है। और कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है, रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, रजिस्टर भी एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर होती है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क प्राइमरी मेमोरी नहीं है, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1011 के 1 का पूरक क्या होगा। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जिसमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है 1011 के 1 का पूरक क्या होगा। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है क्या होगा। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें यहां पर। अब सीपीसीटी के एग्जाम में कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से और कॉम्प्लीमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है। बाइनरी नंबर मतलब जिसमें केवल 0 और 1 का यूज किया जाता है। बाइनरी नंबर को कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें 1 का पूरक मतलब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंश कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। यह क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंश कॉम्प्लीमेंट या 1 का पूरक निकालना है। जब भी आपको कोई बाइनरी नंबर दिया जाए और आपसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो आप अपने बाइनरी नंबर को लिखें। बाइनरी नंबर क्या है, 1011। अब बाइनरी नंबर में जहां जहां पर 1 है उसको 0 से बदल दीजिए और जहां जहां पर 0 है उसको 1 से बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाइनरी नंबर में यदि वंश कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पूछा जाता है तो आपको बाइनरी नंबर के 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन हमें दिया गया था इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी बाइनरी नंबर यदि आपको मिलता है और आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, वंश कॉम्प्लीमेंट या 1 का पूरक निकालना है तो आप जहां जहां पर 1 है उसको 0 से बदल दीजिए, जहां जहां पर 0 है उसको 1 से बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक में सिस्टम सुरक्षा के संदर्भ में उपयोगकर्ता या समूह संबंध अनुमतियों के बारे में जानकारी होती है। ब्लैंक में सिस्टम सुरक्षा के संदर्भ में उपयोगकर्ता मतलब यूजर या ग्रुप और संबंध अनुमतियों के बारे में जानकारी होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सिस्टम सिक्योरिटी से संबंधित है। ब्लैंक में सिस्टम सिक्योरिटी के संदर्भ में मतलब उससे संबंधित यूजर और ग्रुप और रिलेटेड परमिशन के बारे में जानकारी होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैंक में सिस्टम सुरक्षा के संदर्भ में उपयोगकर्ता मतलब यूजर या ग्रुप से रिलेटेड जो परमिशन होती हैं उनके बारे में जानकारी होती है। यह क्वेश्चन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से संबंधित है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या है? एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यह डिसाइड करता है कि किसी यूजर को किस रिसोर्स का एक्सेस उपलब्ध है या नहीं है। एक्सेस मतलब कोई यूजर किसी रिसोर्स को, किसी संसाधन को उपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह चेक करता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यह चेक करेगा कि किस यूजर के पास किस रिसोर्स को एक्सेस करने का परमिशन है, अधिकार है। यह चेक करने के लिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का यूज किया जाता है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में एक एंट्री होती है, एक्सेस कंट्रोल एंट्री, जिसमें यह जानकारी होती है कि किस यूजर को या किस ग्रुप को किस रिसोर्स का अनुमति या परमिशन दी गई है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस कंट्रोल एंट्री।
एक्सेस कंट्रोल एंट्री एक ऐसी एंट्री है जिसमें यह जानकारी होती है कि किस यूजर को या किस ग्रुप को किस रिसोर्स का एक्सेस दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सेस कंट्रोल एंट्री में सिस्टम सुरक्षा के संदर्भ में उपयोगकर्ता या समूह और संबंध अनुमतियों के बारे में जानकारी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपनी स्क्रीन के कंटेंट को चित्र के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो किस बटन का उपयोग करेंगे? यदि आप अपनी स्क्रीन के कंटेंट को, मतलब आपकी स्क्रीन पर जो भी जानकारी दिख रही है, कंटेंट मतलब जानकारी को चित्र के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो किस बटन का उपयोग करेंगे? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी कंटेंट, जो भी जानकारी अभी दिख रही है, जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यदि आप उसको एक इमेज के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप किस बटन का उपयोग करेंगे? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से पूछा गया है। कीबोर्ड से, कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड में एक की होती है प्रिंट स्क्रीन की, प्रिंट स्क्रीन की, जिसे किसी किसी कीबोर्ड में PS भी लिखा जाता है। कीबोर्ड में एक की होती है प्रिंट स्क्रीन की, जिसे कहीं कहीं पर PS भी लिखा जाता है। यह की स्क्रीन पर शो होने वाले ऑब्जेक्ट को, कंटेंट को एक इमेज के रूप में प्रिंट करने की या सेव करने की सुविधा प्रदान करती है। इसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज किया जाता है। जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, यदि आपको कंप्यूटर में, लैपटॉप में स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट खुला है, जो भी ऑब्जेक्ट ओपन है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसे एक इमेज के रूप में सेव करना है, प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट स्क्रीन या PS की का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट स्क्रीन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। आज की वीडियो में ही हमने प्रिंटर से संबंधित एक क्वेश्चन को और डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, और प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस भी होती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इंकजेट। इंकजेट तो प्रिंटर का टाइप है। लेजर, लेजर भी प्रिंटर का टाइप है। और प्लोटर, प्लोटर भी प्रिंटर का टाइप है, लेकिन स्कैनर प्रिंटर का टाइप नहीं है। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, और प्लोटर जो है यह एक बड़ी साइज का प्रिंटर है जिसका उपयोग फ्लेक्स को, बैनर को, होर्डिंग्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लोटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटर का ही बड़ा रूप होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। जो बड़ी साइज के फ्लेक्स होते हैं, बैनर होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लोटर का यूज किया जाता है। तो इंकजेट, लेजर, प्लोटर यह तीनों ही प्रिंटर के प्रकार हैं, लेकिन स्कैनर प्रिंटर का प्रकार नहीं है। स्कैनर तो एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस जो कि किसी डॉक्यूमेंट को, किसी इमेज को डायरेक्ट इनपुट करने की सुविधा प्रदान करती है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं, और स्कैनर हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, पेपर है, वो हार्ड कॉपी आउटपुट है। यदि आप उसको स्कैनर से स्कैन करेंगे तो वह आपको कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन पर शो होने लगेगा। मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट किस में बदल जाएगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। स्कैनर प्रिंटर का प्रकार नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स को किसके द्वारा बनाया गया है? लाइनेक्स को किसके द्वारा बनाया गया है? आज की वीडियो में ही हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। जब हमने लाइनेक्स का एक क्वेश्चन देखा था डायरेक्टरी से संबंधित, तब हमने इस क्वेश्चन पर भी डिस्कस किया था। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक पेपर पर बहुत पास से इंक कार्ट्रिज से स्याही स्प्रे करता है क्योंकि इसमें पेपर रोल होता है। ब्लैंक पेपर पर बहुत पास से इंक कार्ट्रिज से स्याही स्प्रे करता है क्योंकि इसमें पेपर रोल होता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि प्रिंटर से संबंधित है, प्रिंटर से संबंधित। अब सीपीसीटी के एग्जाम में एमएस वर्ड से और प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, ब्लैंक पेपर पर बहुत पास से इंक कार्ट्रिज से स्याही मतलब इंक को स्प्रे करता है क्योंकि इसमें पेपर रोल होता रहता है। यहां पर एक शब्द लिखा गया है, स्याही स्प्रे करता है, इंक को स्प्रे करता है। मतलब हमें यह बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो पेपर पर इंक को स्प्रे करता है और प्रिंटिंग को करता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कार्ट्रिज में भरी हुई इंक को, स्याही को पेपर पर स्प्रे करेगा और पेपर पर कोई ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, थर्मल प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी है इंकजेट प्रिंटर और ऑप्शन नंबर डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आंसर है यहां पर इंकजेट प्रिंटर। इंक की बात हो रही है, इंक कौन से प्रिंटर में यूज होती है, इंकजेट प्रिंटर में। इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें लिक्विड फॉर्म में इंक भरी होती है। इंक को नोजल के माध्यम से, नोजल याद रखना है, इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें लिक्विड फॉर्म में इंक भरी होती है और उस इंक को नोजल के माध्यम से पेपर पर स्प्रे करके प्रिंटिंग की जाती है। इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें लिक्विड फॉर्म में इंक भरी होती है, उस इंक को नोजल के माध्यम से पेपर पर स्प्रे किया जाता है और पेपर पर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो कि एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जिसमें इंक का यूज किया जाता है, इंक को नोजल के माध्यम से पेपर पर स्प्रे किया जाता है और प्रिंटिंग हो जाती है। जबकि लेजर प्रिंटर में ड्राई पाउडर यूज होता है, ड्राई पाउडर जिसे कहा जाता है टोनर। लेजर प्रिंटर में टोनर का यूज होता है जबकि इंकजेट प्रिंटर में इंक का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंकजेट प्रिंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है। पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट के द्वारा हम किसी भी टॉपिक पर एक पावरफुल प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अभी आप सभी जो हमारे यह क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं यह भी हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर ही तैयार करे हैं। पावर पॉइंट किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा प्रदान करता है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है, पावर पॉइंट में जो फाइल क्रिएट होती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में क्रिएट होने वाली फाइल को क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन। और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में जो पेज यूज होता है, पेज, उसे कहा जाता है स्लाइड। पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है और एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बनी होती है। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज, प्रेजेंटेशन के पेज को क्या कहा जाता है, स्लाइड। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। आप यदि चारों ऑप्शन को देखें तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। कंट्रोल एन किसकी शॉर्टकट की होती है, न्यू फाइल क्रिएट करने की। न्यू फाइल क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एन। यदि कंट्रोल एन करेंगे तो नई फाइल बन जाएगी, नया प्रेजेंटेशन बन जाएगा। कंट्रोल ओ ओपन की शॉर्टकट की है, कंट्रोल एस सेव की शॉर्टकट की है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कंट्रोल एम। कंट्रोल एन तो नया प्रेजेंटेशन बना देगा, हमें तो प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड ऐड करनी है, पेज, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है,
Ctrl+M। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने के लिए Ctrl+M का यूज किया जाता है। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं पावर पॉइंट पर। यह हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अब यदि यहां पर हमें एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो हम Ctrl+M को प्रेस करेंगे। Ctrl+M को प्रेस करने पर हमारे प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड हो जाती है। तो नई स्लाइड को ऐड करने की या इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+M। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? आज की वीडियो में ही हमने प्रिंटर से संबंधित कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर की दो कैटेगरी होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह हैं जो प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, स्पीड स्लो होती है, लो क्वालिटी का आउटपुट देते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय आवाज कम करता है, स्पीड फास्ट होती है और हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है। हमें 4 प्रिंटर के नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। मैकेनिकल प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि फास्ट स्पीड में वर्क करता है और यह सबसे अधिक फास्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो अदर सभी प्रिंटर से फास्ट होता है। लेजर प्रिंटर में सूखा पाउडर यूज किया जाता है, ड्राई पाउडर जिसे टोनर कहा जाता है, और लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? यह क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि हमें डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। एक्सेल में हम जो फाइल बनाते हैं उसे वर्कबुक कहा जाता है और एक्सेल में जो पेज यूज होता है उसे वर्कशीट कहा जाता है। एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? हम MS एक्सेल में जो वर्कशीट बनाते हैं उस वर्कशीट को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए एक्सेल में मल्टीपल टाइप के व्यू दिए गए हैं। हम एक्सेल में जो वर्कशीट बनाते हैं उस वर्कशीट को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए कई प्रकार के व्यू दिए गए हैं। व्यू, सभी प्रकार के व्यू हमें व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। जो भी व्यू होते हैं वह सभी कहां प्राप्त होते हैं? व्यू टैब में। और हमसे पूछा गया है MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। जब हम MS एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं, कोई वर्कशीट बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है? नॉर्मल व्यू। और जो भी व्यू होते हैं वह सभी हमें व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में हमने जो वर्कशीट बनाई है इस वर्कशीट को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए व्यू टैब के अंतर्गत कई प्रकार के व्यू होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। पहले से कौन सा व्यू ऑन है? नॉर्मल व्यू। इसके अलावा एक होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, एक होता है पेज लेआउट व्यू और एक होता है कस्टम व्यू। लेकिन डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।